नमस्कार साथियों, आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल CGPSC और CG व्यापम पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में 20 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूँ जो कि भौतिकी, रसायन और जीव विज्ञान से कुछ प्रश्न है दोस्तों वो लाया गया है, जिसमें देखेंगे अभी लगातार प्रैक्टिस सेट है वो चल रहा है जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसमें ज़्यादा क्वेश्चन है फिजिक्स से है दोस्तों, जो कि आंकिक प्रश्न पर आधारित है, तो उनको सॉल्व करके बताएंगे और उसको पूरा सिद्ध करके बताएंगे। तो इसको वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और छोड़ के कहीं पर भी ना जाइएगा। तो जितने भी नए दोस्तों पहले बार हमारे इस वीडियो को पहले बार देख रहे होंगे वो हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करिएगा, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करिएगा। साथ में इसका पीडीएफ प्राप्त करने के लिए दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल है एकलव्य साहू जी के टेलीग्राम, उसमें जाकर जुड़ सकते हो, इसका पीडीएफ है वो प्राप्त कर सकते हैं। यह वीडियो दोस्तों प्रयोगशाला परिचालक और प्रयोगशाला सहायक तकनीशियन के एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो इसको बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा। तो देखिए पहला प्रश्न यहाँ पर दोस्तों, जो प्रश्न है वो चालू होगा 21 से लेकर 40 तक है, टोटल 20 प्रश्न है, तो इसको बीच में छोड़ के ना जाइएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो यहाँ से 21वां नंबर से प्रश्न है वो स्टार्ट करते हैं। 1 से लेकर 20 तक है वो कल का भी जो वीडियो था उसमें है वो कवर कर दिया गया, तो आप वहाँ से देख सकते हैं, क्योंकि डिटेल से बता रहे हैं दोस्तों, तो ज़्यादा क्वेश्चन है वो नहीं ला सकते हैं, है ना। तो देखिए यहाँ से वास्तविक प्रतिबिंब पाने के लिए एक वस्तु 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी हुई है। दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी क्या होगी? 60 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर और 40 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार का जो क्वेश्चन है दोस्तों ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे आप, है ना। तो यहाँ पर देखिए दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी है उसको निकालने के लिए बोला गया, तो डायरेक्टली ही सीधा दोस्तों आपको क्या करना है, जो दर्पण का सूत्र है ना, दर्पण का सूत्र है उसको इसमें अटैच करना है और आपको सीधा सीधा बनाना है। तो दर्पण का सूत्र क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर होता है 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v, ये होता है दर्पण का सूत्र। इस फॉर्मूले से है आप इसको पूरे तरीके से सॉल्व है वो कर पाएंगे। तो इसको देखिए, तो यहाँ पर f का मतलब क्या है, ये आपको फोकस दूरी है ना, फोकस दूरी है उसको बताता है। u का मान क्या होता है, u किसको निरूपित करता है, तो वस्तु की दर्पण से दूरी है उसको u से है निरूपित किया जाता है। और v है जो आपका क्या है, प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी है उसको बताता है। तो इसको हमें जो v है 1/v है, इसी को ही हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पर जो आपका वस्तु की जो दूरी है 20 सेंटीमीटर है वो दी है फोकस दूरी, और अवतल दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर है, तो यहाँ पर दोनों चीज है वो दिया गया है। तो इसको सीधा डायरेक्ट इस फॉर्मूले में हम रख देंगे, इसका मान है उसको रख देंगे। तो देखिए यहाँ पर 1/-20 है ना, तो यहाँ पर अवतल दर्पण है दोस्तों, तो यहाँ पर जो उसका प्रतिबिंब चिन्ह लगेगा तो यहाँ पर है वो माइनस आ जाएगा, इस वजह से यहाँ पर जो चिन्ह लग रहा है वो माइनस लगेगा। तो फोकस दूरी है, फोकस दूरी का मान है दोस्तों यहाँ पर 20 सेंटीमीटर, तो ये 20 रख दिए। उसके बाद जैसे जैसे दिया है वैसे वैसे रख दिए, तो यहाँ पर 1/-30, यहाँ पर जो आपका अवतल दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर है, तो जो क्या है तो वस्तु की दर्पण से दूरी है, तो इसको यहाँ पर है वो 30 है उसको हमने रख दिया, प्लस यहाँ पर आपका चिन्ह है तो v है, तो इसको फाइंड करना है ना। तो जस्ट यहाँ पर पच्छातर करेंगे तो 1/v को इधर की तरफ ला लेंगे, और इसके साथ में जैसे ही पच्छातर के तो 1/20 प्लस 1/30 है वो हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर जो एक है ऊपर है, एक है तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर जो 20 और 30 है इसका एलसीएम निकालेंगे तो डायरेक्टली ये क्या हो जाएगा, 1/60 है वो आ जाएगा। यहाँ पर इसका जो चिन्ह है दोस्तों वो माइनस में है, तो इस वजह से यहाँ पर इसको माइनस कर देंगे, है ना। जैसे एलसीएम है तो यहाँ पर आ गया, तो 1/- है दोस्तों, तो यहाँ पर आपका जो v है वो डायरेक्टली निकल जाएगा, और माइनस का चिन्ह है इस वजह से अवतल दर्पण है तो माइनस है, तो ये माइनस में गया, तो 1/60 है ना, माइनस 1/60 है आपका आंसर है वो आ जाएगा। तो यहाँ पर कितना सेंटीमीटर है दोस्तों, तो टोटल आपका 60 सेंटीमीटर है वो निकल रहा है ना। तो दोनों है, तो ये क्या है आपका ऑप्शन ए वाला आंसर है वो बिल्कुल सही होगा। मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन है वो समझ आ गया होगा, है ना। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आवर्धक शीशा मैग्नीफाइंग ग्लास क्या होता है? उत्तल लेंस, उत्तल दर्पण, अवतल लेंस या फिर अवतल दर्पण। तो दोस्तों यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो क्या होगा, तो यहाँ पर दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका उत्तल लेंस होता है। जो आवर्धक शीशा मैग्नीफाइंग जो ग्लास है वो उत्तल लेंस होता है
है ना। आवर्धक शीशा उत्तल लेंस होता है दोस्तों। इसे किसमें प्रयोग किया जाता है, इसको सरल सूक्ष्मदर्शी है ना, उसे सरल सूक्ष्मदर्शी के नाम से है दोस्तों इसको जाना जाता है। सरल सूक्ष्मदर्शी है, सिंपल इन माइक्रोस्कोप, उसके नाम से है इसको जाना जाता है। यह क्या होता है दोस्तों, यह एक फोकसांतर का उत्तल लेंस होता है। इसके जो मुख्य फोकस के अंदर रखी वस्तु का जो प्रतिबिंब है दोस्तों वो सीधा बनता है ना, सीधा बनेगा, काल्पनिक बनेगा, सीधा भी बनेगा, काल्पनिक बनेगा, और साथ में वस्तु से क्या है, इसका जो प्रतिबिंब है वो वस्तु से बड़ा बनता है दोस्तों। यहाँ पर वस्तु से क्या बनता है, बड़ा होता है, और एक आवर्धक शीशे की तरह क्या करता है, इस वजह से यह व्यवहार करता है। कारण क्या है, क्योंकि प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बनाया गया कोण खुली आंख पर वस्तु द्वारा बनाया गया कोण से क्या होता है, बड़ा होता है। तो यहाँ पर दोस्तों अगर एक बार एक चीज और पूछ देगा, अगर आवर्धन क्षमता पूछ देता है ना, आवर्धन क्षमता है इसको पूछा जाता है, तो यहाँ पर इसका जो आवर्धन क्षमता है उसका जो सूत्र है दोस्तों वो क्या होता है, m बराबर 1+d/f। ये दोस्तों आवर्धन क्षमता है उसका सूत्र है। तो इस फॉर्मूले से आप कोई भी अगर न्यूमेरिकल पूछा जाता है तो इस फॉर्मूले के बेस पर आप आवर्धन क्षमता है वो निकाल सकते हैं। कोई भी लेंस उसकी आवर्धन क्षमता निकालना है तो आप इस फॉर्मूले को है वो यूज करिएगा, है ना। एक बार और लिख देते हैं अच्छे से यहाँ पर, तो m बराबर 1+d/f है। तो यहाँ पर आवर्धन क्षमता है किसी भी लेंस की है, तो आवर्धन क्षमता को निकालने के लिए ये फॉर्मूला का आप यूज कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, इसको हर एग्जाम में है वो पूछा जाता है। देखिए, रेगिस्तान में यात्रियों को अक्सर पानी फैलने होने का दृष्टि भ्रम होता है जहां वास्तव में कुछ नहीं होता है, इसे क्या कहा जाता है दोस्तों। तो रेगिस्तान में मतलब गर्मी के दिन में दोस्तों जैसे आप सड़क पर भी जाओगे तो देखना आपको सड़क के दूर में है आपको पानी है वो पानी बिखरा हुआ ऐसा प्रतीत होता है। तो उसी चीज को पूछा गया है यहाँ पर रेगिस्तान में। तो जो यात्री जाते हैं उनको पानी फैले होने का आभास होता है, जो कि भ्रम होता है। तो वो किस वजह से, उसको किस नाम से जाना जाता है, तो वो होता है दोस्तों आपका मृगमरीचिका के नाम से उसको जाना जाता है। कारण क्या है दोस्तों, यहाँ पर जो मृगमरीचिका है ना, जो मृगमरीचिका है वो क्या करते हैं, रेगिस्तान में जो यात्री है वो उसको जो है ना, अक्सर पानी फैले होने का दृष्टि का भ्रम होता है, जिसको दृष्टि भ्रम कहते हैं। ये क्या होता है, वास्तव में क्या होता है और वहां पर कुछ नहीं होता है लेकिन हमें भ्रम होता है, इसे मृगमरीचिका के नाम से है दोस्तों जाना जाता है। इसी प्रकार से जो अगर ठंडा प्रदेश है ना, ठंडा प्रदेश में भी यहाँ पर दोस्तों आपका क्या होता है, कुछ इसी प्रकार से है स्थिति बनते है, उसको क्या कहता है, जब बोला जाता है उन मरीचिका बोला जाता है, उनको उन मरीचिका, है ना। ठंडा प्रदेश में अगर यहाँ पर देखें रेगिस्तान में हो रहा है तो उसको मृगमरीचिका बोला जाए, लेकिन ठंडे प्रदेशों में इसी प्रकार से आभास होता है तो उसको उन मरीचिका के नाम से उसको जाना जाता है दोस्तों। तो यहाँ पर जो मृगमरीचिका है वो किसके वजह से, तो प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन के वजह से है दोस्तों यह होता है। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के वजह से। इसमें से एक क्वेश्चन है दोस्तों आपको देखने को अवश्य मिलेगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर है बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पर अगला प्रश्न है, खाली स्थान लेंस का उपयोग निकट दृष्टि दोष मायोपिया से पीड़ित लोगों द्वारा किया जाता है, बेलनाकार, उत्तल अवतल, अवतल लेंस या फिर उत्तल लेंस। तो यहाँ पर निकट दृष्टि दोष से पीड़ित लोग हैं दोस्तों, उनको किस प्रकार का लेंस है वो उपयोग में लाया जाता है, तो उनके लिए दोस्तों यहाँ पर है आपका ऑप्शन सी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों, अवतल लेंस, है ना। क्योंकि अवतल लेंस है दोस्तों उसका उपयोग है वो निकट दृष्टि दोष वाले जो मायोपिया से पीड़ित व्यक्ति है उनके द्वारा है उपयोग में लाया जाता है। निकट दृष्टि दोष से दोस्तों जो पीड़ित व्यक्ति है उनको जो नजदीक की वस्तु है ना, नजदीक की वस्तु है वो क्या किया जाता है, साफ साफ है वो दिखाई देता है, लेकिन जो दूर का वस्तु है वो स्पष्ट है वो दिखाई नहीं देता है ना। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न की ओर है बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर देखिए, इनमें से किस उपकरण में केवल उत्तल लेंस का प्रयोग होता है, कार हेडलाइट में, फ्लैश लाइट में, माइक्रोस्कोप में या फिर बाइस्कोप में। तो यहाँ पर जो उत्तल लेंस है दोस्तों उसका उपयोग है कहाँ पर है किया जाता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपको ऑप्शन सी है, बिल्कुल से हो जाएगा। माइक्रोस्कोप है दोस्तों उसमें है आपका उत्तल लेंस का उपयोग है वो किया जाता है। माइक्रोस्कोप क्या है दोस्तों, सरल सूक्ष्मदर्शी है ना, उसमें है इसको प्रतिबिंब है उसको देखने के लिए है वो किया जाता है। इसका जो उपयोग है दोस्तों आपका विज्ञान के क्षेत्र में है किया जाता है, जीव विज्ञान के क्षेत्र है, शैल विज्ञान है, माप विज्ञान है, क्रिस्टल विज्ञान है, मतलब जितने जो सूक्ष्मदर्शी के बेस पर जितने भी कार्य वहाँ पर इसका है उपयोग है किया जाता है। लेकिन जो कार का हेडलाइट है और आपका फ्लैश लाइट है ना, कार का हेडलाइट फ्लैश लाइट है, इसमें दोस्तों आपका अवतल दर्पण है उसका
है ना, अवतल दर्पण का क्या है उपयोग किया जाता है। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न की ओर है बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है यहाँ पर, यदि आप एक दर्पण में देखते हैं और पाते हैं कि छवि आपका परावर्तन आपसे छोटी है, तो दर्पण का प्रकार क्या होगा? समतल उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, समतल दर्पण या फिर उत्तल दर्पण। तो यहाँ पर दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपको ऑप्शन डी है, बिल्कुल सही हो जाएगा, उत्तल दर्पण होता है वह। तो उत्तल दर्पण क्या होता है दोस्तों? वह दर्पण जिसकी परावर्तक सतह बाहर की ओर उभरी होती है ना, उसको क्या बोला जाता है दोस्तों? उत्तल दर्पण है वो कहा जाता है। यहाँ पर जो बाहरी भाग उभरा होता है तो उत्तल दर्पण है दोस्तों, ये किस प्रकार से होता है? यहाँ पर नोक है वो क्या कहता है आपका नुकीला होता है, लेकिन बीच है वो क्या कहते हैं? बाहरी भाग है उभरा हुआ रहता है। तो इस चीज को है वो अपन उत्तल दर्पण है वो बोला जाता है। तो उत्तल दर्पण पर बनने वाला जो प्रतिबिंब है दोस्तों वो ध्रुव और फोकस के मध्य बनते हैं। ध्रुव और है ना, ये आपका बीच है, तो यहाँ पर दोनों ध्रुव है उनके मध्य में बीच में है दोस्तों यहाँ पर प्रतिबिंब है वो बनता है ना। दर्पण के पीछे आभासी और उसका सीधा और वस्तु से छोटा प्रतिबिंब है यहाँ पर है दोस्तों बनता है। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर, यदि हम पेड़ की शाखा को तेजी से हिलाएं तो कुछ पत्तियां पेड़ से अलग हो जाती है। यह खाली स्थान के कारण होता है, मुक्त पालन, वेग, जड़त्व या फिर आवेग के कारण। तो यहाँ पर दोस्तों क्या होता है इसके लिए? तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपको ऑप्शन सी है, बिल्कुल सही हो जाएगा, जड़त्व के कारण होता है। अगर मान लीजिए कोई भी पेड़ है उसकी शाखा को तेजी से हम अगर हिलाते हैं है ना, तो पत्तियां क्या कहते हैं पेड़ से है दोस्तों अलग होकर है वो नीचे गिर जाता है। इसका कारण क्या है? जड़त्व के कारण है ना। तो इसको ध्यान में रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी। चलिए अगला प्रश्न की ओर है दोस्तों बढ़ते हैं। यहाँ पर न्यूमेरिकल का क्वेश्चन है, यदि 10N और 5N के दो बल एक वस्तु पर एक ही दिशा में लगाए जाते हैं तो वस्तु पर कार्यरत कुल बल कितना होगा? 10N, 25N, 15N या फिर 50N। तो यहाँ पर दोस्तों इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी है, बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर 15N है वो होता है। तो यहाँ पर जो परिणामी बल है दोस्तों, यहाँ पर है ना परिणामी बल है, परिणामी बल है उसके लिए है इसको निकालना है, तो आपके लिए इसको सूत्र है उसको प्रयोग करने के लिए। तो यहाँ पर जो परिणामी बल है तो 4 से निकालना है, परिणामी बल निकालना है तो उसका सूत्र होता है F बराबर रूट है ना F1 का वर्ग प्लस F2 का वर्ग प्लस 2F1 गुणा F2। ये वाला सूत्र है दोस्तों, इसमें आप जैसे ही डालेंगे तो ये डायरेक्ट है दोस्तों आ जाता है। 2F है और यहाँ पर है cos थीटा, cos थीटा है F2 के बाद है वो लगेगा। तो ये वाला फॉर्मूला में जैसे ही आप रखेंगे मान को यहाँ पर है ना 10N और 15N है, तो ये आपका तुरंत है दोस्तों आ जाता है ना। तो यहाँ पर देखिए इसको आपका जो आंसर है वो हो जाएगा आपको ऑप्शन सी, क्योंकि जगह नहीं है इसको समझाने के लिए है ना उतना ज़्यादा से, तो इसको नहीं बना कर दिखा रहा हूँ है ना। तो यहाँ पर जैसे आप मान रखेंगे फॉर्मूला में वो आ जाएगा। यहाँ पर दोस्तों दोनों बल एक ही दिशा में है तो कार्यरत दोनों दिशा एक ही दिशा में क्या करते हैं कार्यरत है, तो इसलिए जो आपका जो थीटा का मान होगा दोस्तों वो 0 होगा है ना, थीटा का मान 0 रहेगा और कॉस थीटा 0 है तो इसका मान है वो 1 होगा। तो इसको दोनों का मान है 1 और 0 है, तो इसको रखेंगे साथ में जैसे आपका जो मान है उसमें रख देंगे। तो मान लेते हैं यहाँ पर F है ना, तो यहाँ पर रूट के साथ में रखेंगे तो F1 का वर्ग प्लस F2 का वर्ग प्लस 2F1 F2 यहाँ पर जैसे ही मान रखेंगे दोस्तों तो आ जाएगा। तो यहाँ पर फिर इसको सॉल्व करेंगे आगे, तो ये F का मान हो जाएगा क्या है रूट है तो उसको यहाँ पर और करेंगे तो रूट है तो F1 प्लस F2 यहाँ पर करेंगे है ना, ये क्या हो गया है ना। जैसे ही हम मान को रखेंगे तो यहाँ पर और इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा अंडर रूट है ना, तो इस F1 प्लस F2 इसका होल स्क्वायर है वो आ जाएगा। तो होल स्क्वायर है तो जैसे ही रूट से है दोस्तों इसको बाहर निकालेंगे है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा F का मान है वो F1 प्लस F2। तो यहाँ पर जैसे लिखेंगे तो इसका मान है F1 कितना है दोस्तों आपका 10 है और F2 कितना है तो 5 है, तो यहाँ पर टोटल आपका 15N है वो आ जाएगी। इस प्रकार से इसको सॉल्व करके आप बना भी सकते हैं, इसको प्रैक्टिस जरूर करिएगा आप लोग, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ना। चलिए अगला प्रश्न की ओर है दोस्तों बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, द्रव्यमान और वेग का गुणनफल क्या कहलाता है? बल, संवेग, दाब या फिर
छेप। तो यहाँ पर दोस्तों इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी है, बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को उस वस्तु का क्या बोलते हैं तो आपका संवेग है वो कहते हैं। तो संवेग होता है दोस्तों, संवेग का बराबर क्या होता है, संवेग बराबर द्रव्यमान गुणा वेग, ये इसका फॉर्मूला होता है, सूत्र होता है। इसको भी ध्यान में रखिएगा। संवेग है दोस्तों एक प्रकार से क्या है, आपका सदिश राशि है ना। संवेग क्या है, एक प्रकार से सदिश राशि है और इसका एसआई मात्रक किलोग्राम मीटर है ना, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड है वो होता है, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड इसका क्या होता है, आपका एसआई मात्रक है वो होता है। तो इसको भी ध्यान रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न की ओर है बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पर देखिए स्टेटमेंट दिया गया है, उसके के आधार पर है आपको जो सही स्टेटमेंट है उसको बताना है। तो देखिए दिए गए दो कथनों ए और बी में से कौन सा से सत्य है, गुरुत्वाकर्षण बल क्या है, तो इसको दोस्तों बताना है। तो देखिए पहले स्टेटमेंट बोलते हैं दो वस्तुओं के द्रव्यमान के गुणनफल का सीधा आनुपातिक है, और स्टेटमेंट बी बोलते हैं दो वस्तुओं के बीच की दूरी के वर्ग से सीधे आनुपातिक है। तो यहाँ पर दोस्तों कौन कौन सा स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर देखिए इसका जो ऑप्शन सी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों, केवल एक सत्य है और जबकि दूसरा भी क्या है, असत्य क्वेश्चन है। तो यहाँ पर जैसे इसको सॉल्व करते हैं, जैसे ही बताते हैं, इसका आपका ऑप्शन ए है बिल्कुल सही है दोस्तों। कारण क्या है, न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण बल के अनुसार दोस्तों क्या होता है, कोई भी ब्रह्मांड में स्थित किन्हीं दो पिंडों के बीच कार्य करने वाला जो आकर्षण बल होता है दोस्तों, दो पिंड है उसके बीच में जो आकर्षण बल होता है एफ, उनके द्रव्यमान, उनका जो द्रव्यमान है m1 m2 है ना, उसके गुणनफल के क्या होते हैं, अनुक्रमानुपाती होता है, और उनके बीच की जो दूरी है उनके वर्ग के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। इस वजह से आपका ऑप्शन ए है वो बिल्कुल सही है। लेकिन यहाँ पर दो वस्तुओं के बीच की दूरी के वर्ग से सीधे आनुपातिक है, तो ये बोला गया तो ये गलत है ना, व्युत्क्रमानुपाती होते थे। इस प्रकार से आपका ऑप्शन ए है वो बिल्कुल है ना, ए स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है, और आपका बी है वो बिल्कुल गलत है। इसका जो सूत्र होता है दोस्तों एफ इनफिनिटी m1 m2 अपॉन आर का वर्ग होता है, या फिर इसको ऐसे आप भी लिख सकते हैं, तो F बराबर जी ग्रेविटी अपॉन m1 प्लस m2 अपॉन आर का वर्ग, इस प्रकार से आप है वो लिख सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, जब कार एक मोड़ लेती है तो वह कौन सा बल है जो हमें बाहर की ओर धक्का देता है, केंद्राभिमुख बल, अपकेंद्री बल, घर्षण बल या फिर तनाव बल। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर कोई कार है, कोई मोड़ है, ये कार सीधा सीधा स्ट्रेट लाइन से चल रहा है, रट से यहाँ पर है वो मोड़ आ जाता है, तो यहाँ पर है वो आपको धक्का लगेगा है ना, तो उसमें कौन सा बल लगता है जिसकी वजह से आपको बाहर की ओर है वो धक्का लगता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपको ऑप्शन बी है, बिल्कुल सही, अपकेंद्री बल है दोस्तों है ना। अपकेंद्री बल क्या होता है, आंतरिकीय बल होता है दोस्तों, यांत्रिकीय बल होता है, उसमें अपकेंद्री बल है क्या करते हैं, जड़त्व बल होता है ना, जो क्या कहते हैं, वृत्तीय गति करते हुए कोई भी वस्तु है उसके गति के पथ से क्या है, केंद्र से दूर है ना, त्रिज्या की दिशा में क्या होता है, लगता हुआ प्रतीत होता है। अपकेंद्री बल के कारण ही दोस्तों आपका जब कार है मोड़ लेता है तो क्या करता है, बाहर की ओर है वो धक्का लगता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर देखिए यदि 5 सेकंड में किसी कार का वेग 5 मीटर प्रति सेकंड से बढ़कर 10 मीटर प्रति सेकंड हो जाए तो उसका त्वरण कितना होगा, 5 मीटर प्रति वर्ग सेकंड, 10 मीटर प्रति वर्ग सेकंड, 0.1 मीटर प्रति वर्ग सेकंड या फिर 1 मीटर प्रति सेकंड। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपको ऑप्शन बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों जो त्वरण है ना, त्वरण है उसका सूत्र लिखेंगे अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे समयांतराल है ना, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे आपका समयांतराल है ना, ये वाला सूत्र होता है त्वरण का। इस वजह से यहाँ पर 10 मीटर प्रति वर्ग सेकंड है वो आपको लगेगा। तो जैसे इसका सूत्र है उसमें त्वरण का सूत्र है तो उसमें मान रखेंगे। तो यहाँ पर अंतिम वेग कितना है दोस्तों, यहाँ पर 10 है, और प्रारंभिक वेग है आपका 5 है, और बटे आपका समय अंतराल t कितना है, तो समय कितना है 5 है। तो इस प्रकार से यहाँ पर करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों, जैसे ही यहाँ पर घटेगा वो 5 है, ये 10 से 5 है वो घट जाएगा, तो कितना बचेगा, सिर्फ 5 बटेगा और 5 बटे 1, तो यहाँ पर दोनों है वो कट जाएगा, और इस प्रकार से 1 मीटर पर सेकेंड है वो आ जाएगा। 1 मीटर पर सेकेंड है वो आपका ऑप्शन डी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर बी बोल दिया था, यहाँ पर आपका ऑप्शन डी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। 1 मीटर पर सेकेंड है वो आपका राइट आंसर है वो आ जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न यहाँ पर, समय के साथ किसी वस्तु का वेग दिखाने वाले ग्राफ को क्या कहा जाता है? वेग समय ग्राफ, वेग विस्थापन ग्राफ, वेग गति ग्राफ या फिर वेग दूरी ग्राफ। तो यहाँ पर दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए है वो बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। वेग समय ग्राफ है वो कहलाता है। समय के साथ किसी वस्तु का वेग दिखने वाले जो ग्राफ है उसको वेग समय ग्राफ है वो कहा जाता है। वेग समय ग्राफ के अनुपात से दोस्तों किसी पिंड का जो त्वरण है उसको ज्ञात किया जाता है ना। यहाँ पर त्वरण को ज्ञात करने के लिए जो फार्मूला होता है ए बराबर dv अपॉन dt, इस फॉर्मूले से है दोस्तों आपको त्वरण है उसको ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पर ए का मतलब है त्वरण, है ना। तो इस प्रकार से इस फॉर्मूले से आप कोई भी चीज़ है उसका त्वरण है उसको निकाल सकते हो। चलिए अगला प्रश्न क्यों है वो बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, आपका गति का पहला समीकरण किसके बीच संबंध दर्शाता है पूछे गए? स्थिति और समय के बीच, स्थिति और वेग के बीच, वेग और समय के बीच, या फिर वेग और त्वरण के बीच। तो यहाँ पर दोस्तों जो गति का पहला समीकरण है वो किसके बीच संबंध है दर्शाता है दोस्तों? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपको ऑप्शन सी है, बिल्कुल सही हो जाएगा। वेग और समय के बीच है दोस्तों आपको गति का पहला समीकरण है वो संबंध दर्शाता है। तो गति का समीकरण क्या होता है दोस्तों? v बराबर u प्लस ए टी, है ना। ये आपका पहला समीकरण है, गति का पहला समीकरण है। दूसरा समीकरण है दोस्तों, दूसरा समीकरण होता है s बराबर यू टी, है ना, यू टी प्लस 1/2 ए टी का वर्ग है, ये आपका दूसरा समीकरण। और इसी प्रकार से तीसरा समीकरण होता है दोस्तों v का वर्ग बराबर u का वर्ग प्लस 2as, ये आपका गति का समीकरण। तो तीन प्रकार से यहाँ पर गति का नियम है दोस्तों, जिसमें आपका पहला, दूसरा और ये तीसरा है ना। तो लेकिन यहाँ पर जो पहला समीकरण है दोस्तों वो आपका वेग और समय के ऊपर है, डिपेंड करता है, उसी के बीच में है वो संबंध है वो दर्शाता है, वेग और समय के बीच में दर्शाता है। आपका दूसरा समीकरण होता है वो कि स्थिति और समय के बीच संबंध को बताता है, और जो समीकरण 3 है वो स्थिति और वेग के बीच संबंध को बताता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अधोजल वस्तुओं अंडर वाटर ऑब्जेक्ट की दूरी, दिशा और चाल को मापने के लिए अल्ट्रासोनिक तरंगों का उपयोग करने वाले उपकरण को क्या कहा जाता है? रडार, मीसर, CRO या फिर सोनार। तो यहाँ पर दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों, सोनार, है ना। सोनार कहलाता है ये, सोनार है। तो सोनार में है साउंड नेविगेशन, इसका सोनार का फुल फॉर्म भी होता है ना। सोनार का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? साउंड नेविगेशन एंड रैगिंग, है ना। साउंड नेविगेशन एंड रैगिंग इसका फुल फॉर्म होता है। तो ये क्या करता है, जैसे ही वस्तुओं की दूरी है, दिशा और चाल को मापने के लिए दोस्तों जो अल्ट्रासोनिक तरंगे है उनका उपयोग किया जाता है ना, उसको सोनार है वो कहा जाता है। सोनार का काम क्या होता है, कोई भी अगर जैसे समुद्र के अंदर में दोस्तों यहाँ पर उसकी दिशा, दूरी और आपका क्या करता है उसकी चाल है उसको ज्ञात करने के लिए दोस्तों यहाँ पर है सोनार का उपयोग है वो किया जाता है। ये ज़्यादातर दोस्तों समुद्रों में जो चलने वाले जो जहाज़ें हैं, है ना, वो है उनके लिए है, उसमें है उपयोग है वो किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किसी एकल आवृत्ति की आवाज को क्या कहा जाता है? नोट, पिच, टोन या फिर हर्ट्ज। तो यहाँ पर जो एकल आवृत्ति की आवाज है दोस्तों उसको क्या बोला जाता है? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों, टोन कहा जाता है। एकल आवृत्ति की आवाज को दोस्तों स्वर या फिर टोन कहा जाता है। इसको स्वर भी बोल सकते हैं और इंग्लिश में टोन भी बोल सकते हैं, है ना। तो ये चीज़ आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ध्वनि तरंग खाली स्थान में यात्रा नहीं कर सकती है? वायु, पानी, निर्वात या फिर स्थिर। तो दोस्तों आपका जो ध्वनि तरंगे हैं वो निर्वात में दोस्तों क्या करते हैं, यात्रा नहीं कर सकती, क्योंकि ध्वनि तरंग है दोस्तों उनको यात्रा करने के लिए क्या है, कोई माध्यम की आवश्यकता पड़ता है, और निर्वात में कोई माध्यम नहीं मिलने की वजह से दोस्तों यहाँ पर यात्रा नहीं कर सकते। लेकिन वायु, पानी और स्टील है इसमें है वो यात्रा कर सकती है ना। तो इसका जो चाल ध्वनि तरंगे है दोस्तों उनका जो चाल होता है, सबसे सर्वाधिक चाल किसमें होता है? ठोस में आपका सबसे सर्वाधिक इसका चाल होगा, और आपका जो सबसे कम है वो गैस में इसका होता है, गैस में है सबसे कम इसकी चाल होता है, और ठोस में सबसे ज़्यादा होता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अल्ट्रासोनिक तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज, 20 हर्ट्ज से कम, 20
किलोहर्ट्ज़ से ज़्यादा या फिर कोई भी बैंडविड्थ निर्धारित नहीं है। तो यहाँ पर दोस्तों इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी है, वो बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। जो जो अल्ट्रासोनिक वेव है जिसको पराश्रव्य तरंगे बोला जाता है, उनकी जो आवृत्ति होती है 20,000 हर्ट्ज आवृत्ति से ऊपर की तरंग होता है ना। जो 20,000 हर्ट्ज की जो आवृत्ति तरंग आवृत्ति होती है उससे ऊपर के जो तरंग होता है उसको है वो क्या बोला जाता है, पराश्रव्य तरंग है वो कहा जाता है। जो नॉर्मल मनुष्य है दोस्तों उसके कान में है वो सुनाई नहीं पड़ता है ना। लेकिन इसको जो सुनने वाले कुछ जानवर हैं जैसे कि आपका कुत्ता है, बिल्ली है, चमगादड़, ये सब दोस्तों पराश्रव्य तरंग है उसको सुन लेता है ना। जैसे तो आपने देखा भी होगा कभी कभी जो आपको सुनाई नहीं देते, लेकिन जो कुत्ते, बिल्ली, चमगादड़ ये पहले से उसको अनुभव हो जाता है, इसकी वजह से वो इधर उधर भागने लगते हैं या फिर चिल्लाने लग जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही गलत है। तो यहाँ पर दो कथन दिया है दोस्तों। यहाँ पर देखिए दो ठो कथन दिए है, उसमें से कौन कौन सा कथन है वो सही है या फिर गलत है उसको बताएं। तो यहाँ पर देखिए आपको पहला कथन बोलते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग पेट्रोलियम के परिष्करण में सल्फर और अन्य यौगिकों को हटाने के लिए किया जाता है। दूसरा स्टेटमेंट है, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH की मूल प्रकृति हाइड्रोजन के आयनों की उपस्थिति के कारण है। तो यहाँ पर दोस्तों कौन कौन से स्टेटमेंट है विचार करते हैं। तो यहाँ पर पहले स्टेटमेंट को देखते हैं हमने ना। तो जो H2SO4 है ना, इनका उपयोग जैसे ही हम लोग करेंगे है ना, तो ये क्या होगा, ये जो आपका H2SO4 है वो क्या होता है, अम्लीय प्रकृति का होता है। H2SO4 है तो ये क्या होगा, अम्लीय प्रकृति का होता है। इसका जो उपयोग है दोस्तों पेट्रोलियम के शोधन में है वो किया जाता है, साथ में इसमें जो यौगिक है उसको हटाने के लिए है वो किया जाए। तो ये वाला जो आपको स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है। अब दूसरे स्टेटमेंट क्यों है दोस्तों और बात करते हैं। तो दूसरे स्टेटमेंट क्या बोलता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड की मूल प्रकृति हाइड्रोजन के आयनों की उपस्थिति के कारण है ये बोला गया है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों जो आपका क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड की मूल प्रकृति क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर क्षारीय प्रकृति होता है ना। हाइड्रोक्सिल, तो यहाँ पर जो NaOH है इसमें जो OH ग्रुप है मिलने की वजह से क्या है ये क्षारीय प्रकृति होती है, और हाइड्रोक्सिल OH की उपस्थिति के कारण ही क्या होता है दोस्तों, है ना, यह क्षारीय प्रकृति का होता है। इस वजह से यह क्या है, ये वाला स्टेटमेंट है ना जो दिया गया है इसमें जो कथन है उसमें क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन बी है वो बिल्कुल गलत हो जाएगा और आपका ऑप्शन ए है बिल्कुल सही हो जाएगा, है ना। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपका ऑप्शन बी है बिल्कुल सही, केवल कथन ए सही है। चलिए अगला प्रश्न की ओर पढ़ते हैं और आज के सेशन का अंतिम प्रश्न है जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय होती है, अर्थात वे अम्ल से प्रतिक्रिया करके लवण और जल का निर्माण करते हैं। निम्नलिखित में से उस धात्विक ऑक्साइड को बताएं जो अन्य से भिन्न है, कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड या फिर सोडियम डाइऑक्साइड। तो यहाँ पर दोस्तों कौन कौन है जो इनसे अलग है। तो यहाँ पर इसको जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड है वो इससे बिल्कुल अलग होता है ना। जो धातुओं के दोस्तों जो क्षारीय ऑक्साइड जल से अभिक्रिया करके क्या करते हैं, क्षार का है वो निर्माण करता है ना, और अम्ल से अभिक्रिया करके लवण का निर्माण करता है। जैसे क्षार से क्रिया करेगा है ना, तो वो ऑक्साइड है वो अम्ल है आपका क्या करेगा, अम्ल से क्रिया कर गया तो वो लवण बनाएगा। तो ये चीज़ है। तो इस प्रकार से यहाँ पर देखिए दोस्तों जो Al2 है ना, Al2 है वो इन सभी से क्या है, अलग है। तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन सी है वो बिल्कुल सही। तो दोस्तों ये 20 प्रश्न आप लोगों को कैसे लगा कमेंट करके अवश्य बताइएगा। अगर पसंद आया होगा वीडियो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। थैंक यू सो मच दोस्तों।